हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 41। आज है क्लास 41 में आपको बता दूं कि क्लास 41 में हम लोग जून 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। क्लास 40 में मैंने जून 2019 के पेपर को सॉल्व कराया, लेकिन उसमें 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 26 से लेकर अब 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 25 प्रश्न डेली हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ये क्लास जो है आपको शाम को 7 और 8 बजे के बीच मिलती है। ठीक, देखिए इसमें पीवाईक्यू क्यों रखा गया है, क्योंकि आप जितना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपको अनुमान लगता चला जाएगा कि एग्जाम में कैसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और आपको अनुमान लगेगा तो आप उसी तरह से तैयारी को आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं जल्दी आप लोगों के लिए नाटक के पूरे नाटक की क्लास लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही बाकायदे अच्छी तरीके से और सरल सरल भाषा में। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक ना। मैं उसकी पीपीटी तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए आज क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26, लिखा कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाओं के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे प्रकाशन काल के नाम दिए गए हैं। रचना में कौन कौन से? मोहन राकेश की डायरी है, डायरी के कुछ पन्ने हैं, मेरी कॉलेज डायरी है और एक कार्यकर्ता की डायरी है। देखिए मैं जब आपको आंसर बताऊंगा आगे चल के अगली स्लाइड में मैं रचनाकार के नाम भी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मोहन राकेश की डायरी ये किसकी है, ये किसकी रचना है, तो ये है मोहन राकेश की रचना है। डायरी के कुछ पन्ने ये किसकी रचना है, तो ये घनश्याम दास बिड़ला की रचना है। मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी ये किसकी रचना है, तो ये रचना है धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। ठीक, जैसे कि आप आगे चलेंगे आपको मैं बताता चला जाऊंगा कि रचना और रचनाकार के नाम। जैसे मोहन राकेश की डायरी, इनके अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1985 है। 1985 है। डायरी के कुछ पन्ने, देखिए जैसे कि एक आचार, आपको ये तो कंफर्म पता है कि मोहन राकेश की डायरी का प्रकाशन वर्ष 1985 है। तो आप ए में देखेंगे कि ए में एक आचार है और किस में एक आचार है, तो सी में एक आचार है। तो इसका मतलब बी और डी तो गलत है। अब आपको बस दो ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए और सी में से। तो उसके बाद ये तो कन्फर्म है कि एक आचार है। उसके बाद देखेंगे कि डायरी की कुछ पन्ने, ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 है। तो बी का 5 अब किस में है, अब ये देखेंगे बी का 5 किस में है, तो बी का 5 और सी में। तो देखो सी में एक आचार और बी का 5, सी में एक आचार और बी का 5 है, तो इसलिए आपका विकल्प सी जो वो सही है। हो गया आपका। जबकि आपको कन्फर्म है कि नहीं मोहन राकेश की डायरी 1985 और डायरी की कुछ पन्ने 1940 है, तो आपका ऑप्शन सी जो वो सही है। मेरी कॉलेज डायरी, अब इसको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे 1958 क्यों लिखा है। देखो 1958 इसलिए लिखा है क्योंकि रामचंद्र तिवारी की अगर बुक देखेंगे तो उसमें इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है, 1954 बताया है। मेरी कॉलेज डायरी अगर इस रचना के अगर प्रकाशन वर्ष देखेंगे तो 1954 है। किसमें? रामचंद्र तिवारी की बुक में, मतलब उनके अनुसार। लेकिन यहाँ पे आयोग ने क्या माना है, 1958 माना है प्रकाशन वर्ष। आयोग ने मेरी कॉलेज डायरी का प्रकाशन वर्ष 1958 माना है, तो इसलिए ये सही है। और एक कार्यकर्ता की डायरी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। 1972 है। तो ए का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 3। तो विकल्प सी जो वो सही है 26 का। देखो यहाँ पे लिखा है कैंसर सी, मोहन राकेश की डायरी 1985 किसका है, मोहन राकेश का है। डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी किसका है, ये घनश्याम दास बिड़ला का है। मेरी कॉलेज डायरी जिसका प्रकाशन 1954 है, धीरेन्द्र वर्मा किसका है, धीरेन्द्र वर्मा का। लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा था, ऑप्शन में लिखा था 1958। और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 ईस्वी, ये दो भाग में है। किसका है, सीताराम केसरिया का है। देखो यहाँ पे लिखा भी कि आयोग ने मेरी कॉलेज डायरी का प्रकाशन वर्ष 1958 माना है, जबकि रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। सही है। प्रश्न संख्या 27, लिखा कि जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, फिर यहाँ पे डैश 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 है,
घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? ए मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन और डी नागार्जुन। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में? तो किस कवि के विषय में? तो वो है नागार्जुन के विषय में है। विकल्प डी जो है वो सही है। 27 का आंसर डी है। यहाँ पे लिखा है कि बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन कवि नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या वैद्यनाथ मिश्र है? क्या वैद्यनाथ मिश्र है? इनके व्यक्तित्व पर राहुल संकृत्यान और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। इनके व्यक्तित्व पर राहुल संकृत्यान और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। ये मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। ये मैथिली में किस नाम से यात्री उपनाम से लिखते थे? इनकी रचित उपन्यास कौन कौन सी है? रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी, बलचनामा 1952 ईस्वी, नई पौध 1953, बाबा भट्टी सन्नत 1954, दुख मोचन 1957 ईस्वी, वरुण की बेटी 1957, उग्रतारा 1963। ये इनकी प्रमुख उपन्यास है। किसका? नागार्जुन का। प्रश्न संख्या 28 लिखा है यहाँ पे, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? ए दुलाई वाले, बी आकाशदीप, सी लालपान की बेगम और डी परिंदे। क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये किस कहानी से संबंध है? तो यह है आकाशदीप कहानी से संबंध है। विकल्प बी जो वो सही है। 28 का बी। देखो, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र कौन है? चंपा है, बुद्धगुप्त है, जया है, वणिक है और मणिभद्र है। आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक और मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ, इनकी कहानियाँ देख लेते कौन कौन सी है। ग्राम 1910 ईस्वी, छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। जयशंकर प्रसाद की ये कहानियाँ हैं। इनके नाटक को देख लेते हैं कौन कौन से नाटक हैं। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1914 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी। देखो, इनकी कहानी और नाटक दोनों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए इसका। ठीक। प्रश्न संख्या 29 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? ए महेश राम जीवावन, बी अभिमन्यु अनंत, सी रामदेव धुरंधर और डी महात्म सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो कौन मॉरिशस का नहीं है? तो वो है महात्म सिंह। ये महात्म सिंह जो वो मॉरिशस का लेखक नहीं है। देखो, आंसर डी है। आंसर क्या डी है? लिखा है कि प्रवासी लेखक महात्म सिंह मॉरिशस से नहीं, सूरीनाम से संबंधित हैं। मॉरिशस के प्रमुख लेखक हैं महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव भोला, इंद्रनाथ, मुनीश्वर लाल आदि। ये मॉरिशस के प्रमुख लेखक हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। देखो, पूछ सकता है, मतलब पूछ देगा कभी कि अभिमन्यु अनंत मतलब मॉरिशस का प्रेमचंद किससे कहा जाता है? तो वो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलियाँ, सी रामा ध्यान मंजरी और डी रूप मंजरी। इनमें से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो देखो, रूप मंजरी जो है वो अग्रदास की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, रामा ध्यान मंजरी, ये तीनों अग्रदास की रचना है। लेकिन रूप मंजरी ये अग्रदास की रचना नहीं है, ये नाबादास की रचना है। किसकी है? सॉरी, नंददास की रचना है। नंददास की रचना है। ठीक ना? तो 30 का विकल्प डी जो वो सही नहीं है।
आंसर डी है। लिखा है कि रूप मंजरी अग्रदास की रचना नहीं है बल्कि रूप मंजरी नंददास की रचना है। नंददास की कृतियाँ, यहाँ नंददास की कृतियाँ लिखी गई, इसको देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भवन गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी, ये सब नंददास की कृतियाँ हैं। इनके विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है। किसके? नंददास के विषय में। कौन सी? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये उक्ति जो वो प्रसिद्ध है नंददास के विषय में। जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, रामा ध्यान मंजरी, ये सब किसकी रचना है? ये अग्रदास की रचना है। प्रश्न संख्या 31। लिखा है कि रस की प्रस्तुति के लिए तदपदानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? ए अभिनव गुप्त, बी शंकुक, सी भट्ट लोलट और डी भट्टनायक। तो इस शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तो वो किया था भट्ट लोलट ने। विकल्प सी जो वो सही है 31 का। देखो आंसर सी है। लिखा है उत्पत्ति के प्रवर्तक भट्ट लोलट ने रस की प्रस्तुति के लिए तदपदानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। रस सिद्धांत किस पे आधारित है? भट्ट लोलट का जो रस सिद्धांत है किस दर्शन पर आधारित है? तो वो है मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इनके अनुसार रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में होती है तथा गौण रूप में अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार हैं। देखो, रस उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट, अनुमितिवाद शंकुक का, भुक्तिवाद भट्ट नायक का और अभिव्यंजनावाद ये अभिनव गुप्त का। प्रश्न संख्या 32। लिखा है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी अस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही किया कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामशंकर शुक्ल रसाल, सी गणपति चंद्रगुप्त और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो कथन किस साहित्यकार का है? तो वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प ए जो वो सही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का वो कथन है। यहाँ पे लिखा कि आंसर है तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना को किया कब? 1631 विक्रम संवत में किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। रामचरितमानस लिखने में इनको कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इन काव्य को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा गया है, इसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन सा? पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, फिर लंका कांड, उसके बाद है उत्तर कांड। अयोध्या कांड मानव का हृदय स्थल है। जो अयोध्या कांड है, दूसरा वाला अयोध्या कांड, वो मानव का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं को देख लेते हैं कौन कौन सी है। गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, रामचरितमानस, रामलला नहचु, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण, रामाज्ञान प्रश्न, हनुमान वाहुक, ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 33। लिखा कि किसी बात को टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? ए प्रिया नीलकंठ, कुबेरनाथ राय क्या है, बी में समाज और कर्तव्य पालन, ये गुलाब राय का निबंध है, सी में कि कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उपन्यास है, और ताजी रघुवीर साय का उपन्यास है। तो ये जो कथन है वो किस निबंध से लिया गया है? तो कथन किस निबंध से लिया गया है? तो वो लिया गया है कछुआ धर्म। विकल्प सी जो वो सही है इसका।
33 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त कथन, आंसर सी है ना। उपयुक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारेसी मुकुटाव शीर्षक से निबंध लेखन का कार्य किया है। प्रश्न संख्या 34 लिखा कि निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है। ए परशुराम चतुर्वेदी, बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान और डी नंदू दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है। तो किसका संबंध मार्क्सवाद से है, तो शिवदान सिंह चौहान का जो संबंध है वो मार्क्सवाद से है। विकल्प सी जो वो सही है 34 का। देखो आंसर सी है, लिखा कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है, वो शिवदान सिंह चौहान है। इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किसकी, शिवदान सिंह चौहान की प्रमुख रचना है प्रगतिवाद 1946, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्या 1958, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 35 लिखा है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है। देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पे लिखा है किस नाटक की भूमिका। जब भी आप नाटक अगर पढ़ेंगे तो नाटक की भूमिका आपको जरूर पढ़नी है। जो हमारे सिलेबस में नाटक लगी हुई है, अगर नाटक को हम लोग पढ़ते हैं, चाहे आप लोग खुद से पढ़ेंगे, तो उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा है ना कि उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका है। ए आगरा बाजार, बी एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन और डी चंद्रगुप्त। और डी क्या है, चंद्रगुप्त है। तो उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है। तो किस नाटक की भूमिका से संबंध है, तो वह आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन विकल्प सी जो वो सही है 35 का। देखो उपयुक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंध है। यहाँ पे रचना और रचनाकार देख लेते हैं। आगरा बाजार किसका है, हबीब तनवीर का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है और चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जो हमारे चारों के चारों नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। मैं जल्दी सारे नाटक को, मतलब कि एक दिन में एक नाटक, 2 दिन में 2 नाटक, 3 दिन में, मतलब कि कंटिन्यू नाटक की क्लास में आपको अपलोड करता चला जाऊंगा। प्रश्न संख्या 36 लिखा है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। ए उर्दू, बी हिंदी, सी पुर्तगाली और डी तुर्की। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। जो आप लोग बोलते हैं ना तौलिया, तो किस भाषा का शब्द है। तो तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो वो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। विकल्प सी जो वो सही है। भोजपुरी में तो सब गमछा बोलते हैं ना, उसको गमछा दे दिया था नहीं, तो तौलिया, ठीक ना। मतलब तौलिया अलग रहता है, गमछा अलग रहता है। तो विकल्प सी जो वो सही है 36 का। देखो तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अन्य पुर्तगाली शब्द है, कौन कौन से पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी है, तंबाकू है, मेज है, गमला है, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। ये अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। मतलब ये जो जितने भी बाल्टी है, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल, ये सब पुर्तगाली शब्द है। अरबी शब्द कौन कौन से उसको देख लेते हैं। अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफ़ा, किताब, कुर्सी, किस्मत, ये सब अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द कौन कौन से। हिंदी, कबूतर। देखो हिंदी जो बोलते हैं ना, हिंदी, ये फारसी शब्द है। जो हम लोग हिंदी को बोलते हैं ना, हिंदी, ये फारसी शब्द है।
मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिंदी बस है वो बता रहा हूँ। हिंदी फारसी शब्द है, कबूतर है, किशमिश है, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार है, ये सब फारसी शब्द है। तुर्की शब्द कौन सा है? कैची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल, ये तुर्की शब्द है। और जापानी शब्द है रिक्शा, चीनी शब्द है चाय और लीची। ठीक, तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 37, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? ए, भोलाराम का जीव, बी, सिक्का बदल गया, सी, जामुन का पेड़ और डी, पिता। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर को चुनिए। ए में कि ए और सी सही, बी में कि ए, बी और सी सही, सी में कि बी, सी और डी सही, और डी में कि ए, सी और डी सही। तो 37 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, इनमें का विकल्प भोलाराम का जीव और एक है जामुन का पेड़, ये दोनों रचनाएं जो वो सही है। तो ए और सी किस में है? तो विकल्प ए में है, तो विकल्प ए जो वो सही है। तो भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़, ये दोनों रचनाएं जो वो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। देखो आंसर ये है, भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली रचनाएं हैं भोलाराम का जीव, या हरिशंकर परसाई का है, और दूसरा है जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का है। सिक्का बदल गया है कृष्णा सोबती का तथा पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक निबंध है पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो भाई सीधो 1983, तुलसीदास चंदन गीसे 1986। अकिश चंद्र के उपन्यास है एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव, ये कृष्णचंद्र के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 38, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? ए मेवाती, बी मडियाली, सी मारवाड़ी और डी मेवाड़ी। तीन में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो मडियाली, मडियाली भाषा जो वो राजस्थान की नहीं है। विकल्प बी जो है वो सही है 38 का। देखो आंसर भी है, मडियाली राजस्थान की बोली नहीं है। शोरसनी अपभ्रंश से निकली भाषाएं कौन कौन सी है? देखो, शोरसनी अपभ्रंश से निकली भाषाएं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी गुजराती, ये शोरसनी अपभ्रंश से निकली भाषाएं हैं। राजस्थानी बोली के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, ये चार बोलियां जो है वो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी? कौरवी हैं, जो खड़ी बोली भी कही जाती है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी हैं, या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 39, लिखा कि आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना? ए वस्तु ध्वनि, बी अलंकार ध्वनि, सी रस ध्वनि और डी गुणोचित्य। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि की आत्मा माना है? तो किसे माना है ध्वनि की आत्मा? तो वो माना है रस ध्वनि को। विकल्प सी जो है वो सही है 39 का। देखो आंसर क्या है? सी है। लिखा है कि आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं सदी के उत्तरार्ध में इनका जन्म माना जाता है और इनको ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य ध्यातक इस प्रकार है, यहाँ पर संप्रदाय लिखा है, यहाँ पे प्रवर्तक का नाम लिखा है। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? तो वो है भामा है। रीति के प्रवर्तक कौन है? वामन है। रस के प्रवर्तक कौन है? तो रस के भरत मुनि है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रस के प्रवर्तक जो है वो भरत मुनि है, और औचित्य के प्रवर्तक कौन है? तो वह क्षेमेंद्र है। ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो गया है। तो औचित्य के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र हैं, और रस के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है।
ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो जल्दी टाइपिंग नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा फिर उसको लैपटॉप में जाके टाइपिंग करना होगा तो थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ ना। प्रश्न संख्या 40, लिखा है कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचली हुई अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। आंधायुग का उपयुक्त संवाद किसका है? ए भीष्म का, बी द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण का और डी विदुर का। आंधायुग के उपयुक्त संवाद किसका है? तो किसका संवाद है? तो वह विदुर का संवाद है। विकल्प डी जो वो सही है 40 का। देखो आंसर डी है, उपयुक्त संवाद अंधायुग के प्रमुख पात्र विदुर का है। किसका? विदुर का है। अंधायुग का प्रकाशन वर्ष क्या 1955 है। अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों पर आधारित है। इसका जो कथानक है वो महाभारत की युद्ध हुआ था उसके अंतिम दिनों पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 41, लिखा एक पुनर्जागरण हुआ भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बगला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो किसका है? तो वह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। विकल्प डी जो वो सही है 41 का। देखो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचना है हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ इस प्रकार हैं, उसको देख लेते हैं। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीतसार 1925 और रस मीमांसा 1949। ये रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ को देख लेते हैं। सुर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित्य योजना 1965। प्रश्न संख्या 42, लिखा है कि निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं? ए राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला और डी व्यक्ति के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो 42 का इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं? तो है कला के लिए कला, ये जो वो सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक के विषय में ये सही नहीं है, कला के लिए कला, तो विकल्प बी जो वो सही नहीं है। देखो कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंच नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। प्रश्न संख्या 43, इसमें लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहमी के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ए संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। बी हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। सी उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और डी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ई में कि जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ए में कि ए बी सी और ई, बी में कि ए सी डी और ई, सी में कि ए बी और डी और डी में कि ए सी और डी। तो 43 के इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो
43 का विकल्प इसमें से डी जो है वो सही, ए, सी और डी। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये बात सही है। फिर इसका सी सही है कि उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा से के रूप में थी, ये सही है। और उसके बाद है कि उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती, ये सही है। तो ए, सी और डी जो है वो सही है। तो आंसर डी है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राहिम के बारे में निम्न बातें सही हैं। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। 3 में कि उनकी सभी विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की रचनाएं को देख लेते हैं। वर्वेनाई का भेद, यह अवधि भाषा में। रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोट्रा, मधुनाष्टकी, इसमें 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना है। खेट कोतुकम, ये ज्योतिष ग्रंथ है। रहीम की यह रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 44, लिखा है कि सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ए, बल्लभ संप्रदाय के, बी, निम्बार्क संप्रदाय के, सी, सखी संप्रदाय के और डी, राधा बल्लभ संप्रदाय के। तो 44 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? सही होगा 3 में से विकल्प बी जो वो सही है, निम्बार्क संप्रदाय। 44 का विकल्प बी जो वो सही है। लिखा है कि आंसर बी, घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगार कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, वीरलीला, कोकसार, रस केलिवल्ली, कृपाकंद, इसकलता इत्यादि। ये घनानंद की प्रमुख रचना है। प्रश्न संख्या 45, लिखा कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना के नाम, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। रचना में कौन कौन से हैं? काव्य प्रकाश है, रस राज है, रस विलास, रस सारांश। रचनाकार में देव हैं, भिखारी दास, रसलीन, चिंतामणि, मतिराम। तो काव्य प्रकाश ये किसकी रचना है? तो ये रचना है चिंतामणि की। किसकी है? चिंतामणि की। तो एक आचार किसमें है? तो एक आचार विकल्प ए में है, तो विकल्प ए आपका सही है, हो गया। रसराज ये किसकी रचना है? ये मतिराम की रचना है। रस विलास देव की रचना है। और रस सारांश ये किसका है? ये भिखारी दास का रचना है। एक का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। विकल्प ए जो है वो सही है 45 का। देखो काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है, रसराज मतिराम की रचना है, रस विलास देव की रचना है, रस सारांश भिखारी दास की और रस प्रबोध ये रसलीन की रचना है। प्रश्न संख्या 46, लिखा कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ए, विद्यापति, बी, नरपति नाथ, सी, अमीर खुसरो और डी, भट्ट केदार। ठीक ना। देखिए ये उस समय की रचना है, बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि 16वीं या 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी की रचना है। तो उस समय मतलब कि कवि लिखते हैं कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। और आज के समय में आप लोग को पता है कि मतलब बहुत से गाने निकले हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, ये सब। ठीक ना। तो प्रेम जो है वो मतलब कि शुरू से ही चलता आ रहा है। तो एक पंक्ति किस कवि की है? तो वो है अमीर खुसरो की है। विकल्प सी जो वो सही है, आंसर सी। मतलब प्रेम के विषय में लिखने की जो प्रक्रिया वो बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। आंसर सी है कि प्रश्नोक्त पंक्तियाँ खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कबीर अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात कन्हैया, मुकर्रियाँ, दो सुखने और गज़ल। ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं।
इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। विद्यापति की उपाधियां कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं। मैथिली कोकिल इनको कहा जाता है। कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ये विद्यापति के इन नामों से पुकारा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, किसकी, विद्यापति की यहाँ पे बात चले, इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय। प्रश्न संख्या 47, लिखा कि दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कमायनी की उपयुक्त पंक्ति किस पंक्ति से क्या आशय है। ए, श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। बी, ईड़ा और मनु में हठ धर्मता बढ़ गई थी। सी, देव और दानव दोनों हट्ठी और विश्वासहीन थे। और डी, आकुली और किलात मनुष्य से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। 47 के में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो, कमायनी की इस पंक्ति से आशय है कि देव और दानव दोनों हट्ठी और विश्वासहीन थे। विकल्प डी, सी जो है वो सही है 47 का। देखो आंसर क्या है, आंसर सी जो है वो सही है। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कमायनी की उपयुक्त पंक्तियों से आशय है कि देव और दानव दोनों ही हट्ठी और विश्वासहीन थे। कमायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कमायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये मंगला प्रसाद पारितोष से पुरस्कृत रचना है। कमायनी में 15 सर्ग हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये कमायनी के 15 सर्ग हैं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रश्न संख्या 48, लिखा कि इशक भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है। इस सन्यासी, बिकुआ, शिखंडहर और डी प्रेमी का हृदय। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहले से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, तो कुआं है। विकल्प बी जो वो सही है। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियों का अभिप्राय कुआं है, ठीक ना। इनकी जैसे कि और पहेलियाँ हैं कि एक है कि एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर ओधा धरा, चार ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसकी जो इस पहेली की जो अभिप्राय है वो है आकाश, ठीक ना। इनकी बहुत सी ऐसी पहेलियाँ हैं। पहले मतलब कि अगर आपको याद होगा, छोटे छोटे आप लोग रहते थे 4-5 साल के, तो मतलब पूछते होंगे बाबा दादी, ऐसे ऐसी पहेलियाँ आपने सुनी होगी। अगर आप 25 साल या 26 साल के हैं, तो 25 साल के ऊपर के हैं, तो ऐसी ऐसी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पहेलियाँ सॉरी। प्रश्न संख्या 49, लिखा कि आचार्य भारत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। ए 8, बी 9, सी 5 और डी 10। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, तो वो कितनी मानी है, तो वो मानी है 10। विकल्प डी जो वो सही है 49 का। देखो भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है, जो इस प्रकार है। पहला है गुणार्थ, फिर अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, 5 है एकार्थ, 6वां है अविलुप्तार्थ, 7वां न्यायावेत, 8वां विषम, 9वां विसंधि, 10वां शब्द च्युति। मोहम्मद ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। पहला है शब्दकोश, अर्थदोष, फिर रसदोष। मोहम्मद ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने, कौन कौन से। शब्दकोश है, शब्दकोश है, अर्थदोष है, रसदोष है। और भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 50, लिखा कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। ए में पहले जायसी, सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर रहीम। बी में पहले सूरदास हैं, तुलसी हैं, फिर जायसी हैं, फिर रहीम है। सी में पहले सूरदास हैं, फिर जायसी हैं, फिर तुलसीदास, फिर रहीम है। और
डी में जायसी है, तुलसी है, रहीम है, उसके बाद सूरदास है। तो 50 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो इनमें से विकल्प सी जो वो सही होगा। पहले आएंगे सूरदास 1478, उसके बाद जायसी 1492, उसके बाद तुलसी 1532, उसके बाद रहीम 1556। 50 का विकल्प सी जो वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है कि आंसर सी लिखा है, जन्म काल के अनुसार दिए गए रचनाकारों का सही अनुक्रम है सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी, मलिक मोहम्मद जायसी 1492, गोस्वामी तुलसीदास 1532 और रहीमदास 1556 ईस्वी। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। मैं आपको ऐसे ही डेली 25 प्रश्न लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।